नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रही है। गुज़िश्ता 3 या 4 दिन में हम ये बात तो हज़म कर ही चुके हैं जो हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है गुज़िश्ता 10 या 11 माह का वो 3.94 यानी अंदाज़न 4% रहा है। ये नेशनल अकाउंटिंग कमेटी के इन एदाद शुमार को पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसने पहले हदफ 3% रखा था, उसने भी अब इसे मान लिया है। और ना सिर्फ उसने माना बल्कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं, इकनॉमिक बॉडीज़ हैं, उनके भी जो है उन्होंने भी रिलेक्टेंटली एग्री किया कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 3 से 4% के दरमियान ग्रो करते नजर आती है। तहम उनका कहना है कि अभी बहुत से खतरात भी हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। लेकिन आज के दिन में ये देखने में आया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा ट्रेड हुआ, जहां 1500 मिलियन यानी आप ये कहिए कि 1.5 अरब जो शेयर्स हैं उन्होंने एक्सचेंज किया, उनका ट्रेड हुआ। और इसके बारे में आपने देखा कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत ही जज्बाती एक ट्वीट किया कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इकॉनमी जो है वो एक बेहतरी की तरफ हमें जाते हुए नज़र आ रही है। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर, फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने भी अपने ट्वीट में ये दावा किया और उन्होंने क्लेम किया कि इससे पहले जो हाईएस्ट पॉसिबल सबसे बड़ा ट्रेड हुआ था, ट्रेडिंग एक्सचेंज हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उससे ये 39% बड़ा ट्रेड हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करंट अकाउंट जो है पाकिस्तान का वो भी शायद इस साल में अब सरप्लस पर रहेगा अंदाजन $700 मिलियन में। ये और बात है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में 17% और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 13% जो है इजाफा हुआ। इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर पाकिस्तान की मईशत इसी तरह से जिस तरह से बढ़ रही है, एक तो पहली बात है बढ़ क्यों रही है, अचानक ही एदाद शुमार हमारे सामने क्यों आए हैं, स्टॉक एक्सचेंज इतना बेहतर क्यों परफॉर्म कर रही है, और इसकी आगे हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसके हवाले से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और मुझे बहुत ही अहम शख्सियात इस हवाले से ज्वाइन कर रही हैं। मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कराची से AKD ग्रुप के चेयरमैन जनाब अकील करीम दीदी साहब। और अकील करीम दीदी साहब पाकिस्तान के एक बहुत ही मुमताज़ फाइनेंशियर हैं जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ मार्केट को और स्टॉक एक्सचेंज को डील करते हैं। वहाँ पे कंपनीज़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPOs जो हैं उन्हें AKD ग्रुप जो है वो लॉन्च करता है। सो वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल इकॉनमी के एनालिस्ट ऑन कॉल में जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग ब्लॉक है एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब आदिल बशीर साहब, जो खुद टेक्सटाइल और लेदर दोनों में इन्वेस्टेड हैं। उनका अपना इस हिसाब से उनकी बहुत सी कंपनीज हैं, कंसर्न्स हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंस से भी है और इंडस्ट्री से भी है, आरिफ हबीब साहब, जो कि आरिफ हबीब ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। और आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो तकरीबन 11,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। उसकी इन्वेस्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन में भी हैं, स्टील में भी हैं, फाइनेंस में भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अकील करीम दीदी साहब, मैं आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहता हूं कि आप सिक्योरिटीज़ इन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ और स्टॉक मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहां आप उसको डील करते हैं प्रोफेशनली। क्या आप हमें बताएंगे मेरे सुनने वालों को कि ये इतनी बड़ा जो ट्रेडिंग एक्सचेंज हुआ है, यानी 1.5 अरब रुपए का, 1.5 अरब शेयर्स का जो एक्सचेंज हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले होने वाले सबसे बड़े एक्सचेंज, जो सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ था, उससे भी 40% बड़ा, क्या वजह है इसकी? उसकी वजूहत बिल्कुल सामने हैं, क्योंकि पाकिस्तान रातों रात तो ये सब कुछ नहीं हुआ जो आपकी ग्रोथ के फिगर आए। ये पूरे साल से हम चीखे मार मार के लोगों को समझा रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ पोजीशन में आ चुका है, पाकिस्तान के मामला अब बेहतर हो गए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री परफॉर्म करने लगी है। ये सारी बातें मुसलसल हम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा था, अपोजिशन का बहुत ज्यादा शोर था, क्योंकि सियासी मसाइल तो आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो सारी चीजों को देख के मार्केट की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी दबी हुई थी। लेकिन जिस दिन से ये फिगर गवर्नमेंट ने दिए हैं, ग्रोथ के फिगर, जो कि हम समझते अभी भी कम है, हम समझते ये ग्रोथ 4.5 से ऊपर ही आएगी, नीचे नहीं आएगी, 4.5 पे आएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? लोग तो 4 को भी नहीं मान रहे। हाँ, लेकिन मैं आपको, लोग ना माने, लोग तो पहले 3 को भी नहीं मानते थे, लोग तो पहले नेगेटिव बातें कर रहे थे, पहले लोग कहते थे क्रॉप भी हमारी उड़ गई है। देखें, ये सियासी लोगों की लड़ाई है, हम उसमें नहीं जाते। हमें कारोबारी लोग, हमें पता है पाकिस्तान आज कितना परफॉर्म कर रहा है, हमें पता है ऑटो की सेल कितनी बढ़ी है, हमें पता है सीमेंट की सेल कितनी बढ़ी है, हमें पता है टेक्सटाइल कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमें पता है IT कैसे परफॉर्म कर रही है। और ये सारी चीजें, फिगर सबके सामने है। स्टेट बैंक से जाके आप फिगर कलेक्ट कर लो, 2 मिनट की बात है।
और लोग नेगेटिव बातें करने के आदी हो चुके हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये नेगेटिव, अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बातें न करो, जो सही है वो बात करें। पॉलिटिकल लड़ाई जितनी लड़नी है लड़े भाई, हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। और अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान ने पॉलिसी नहीं बनाई, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, 99 में मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसी बनाई थी, इसके बाद इंडिया टेक ऑफ हो गया। इमरान खान साहब ने इस वक्त जो पॉलिसी दे दी है, अब ये मुल्क रुकने नहीं वाला, अब ये मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में आ चुका है। और आने वाला साल पाकिस्तान का बेहतर साल होगा। आपके सारे नंबर बेहतर हो चुके हैं, वो सब आपके सामने हैं। बार बार हम ये नंबर बताते रहे, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आपके रेमिटेंस बढ़ रहा है, हर चीज आपकी बेहतर हो रही है। आपकी आईटी की एक्सपोर्ट डबल हो गई। अच्छा, अब इसके बाद कोई जवाब है किसी को बात करने का? अच्छा, अब मेरे साथ रहे, मैं जरा एक इस पे डिफरेंट प्रोफेशनल व्यू भी ले लूं, एक नॉन बिजनेस ग्रुप साइड से। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपने इकोनॉमी पे लिखा और आपको हमेशा शक रहा कि इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है। ये जो अब एदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की ग्रोथ के, जिसपे सीमेंट है, ऑटोज हैं, फर्टिलाइजर है, स्टील है, केमिकल है, फूड है, टेक्सटाइल्स है, ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज हैं, पावर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये ग्रोथ के फिगर्स और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपका इस पे क्या रद्द अमल? डॉक्टर साहब, मैंने जब पहली दफा 3.94 की जीडीपी ग्रोथ की फिगर सुनी, तो आप यकीन जानिए कि दिल को बड़ी खुशी पहुंची। बड़ी खुशी होती है कि मुल्क की जो मईशत है वो सीधी सिमत में जाना शुरू हो गई। लेकिन जल्द ही वो खुशी जो है वो हैरानगी में बदल जाती है। और वो हैरानगी में इसलिए बदल जाती है कि सिर्फ एक महीने पहले हुकूमत खुद से जो है वो कहलाता है MTBF, मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क, एक महीना पहले वो बनाया गया है। और उसमें सारे आदाद शुमार जमा करके हुकूमत ने IMF को बताया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो 2.9% आएगी। अब एक उस महीने के बाद फौरन हमें 3.94 पे जब हम पहुंच जाते हैं, तो जितने भी प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो पूछने लगते हैं कि उस एक महीने में ऐसा कौन सा मौजज़ा हो गया कि ये एक हम 2.9 से 3.9 पे चले गए, जो तकरीबन 30-35% का इजाफा है उसके अंदर। तो फिर आप जहन लगाने लगते हैं, आप खबरें, तो आपको शक है कि हुकूमत फजिंग कर रही है, हुकूमत आदाद शुमार के साथ खेल रही है? आपको ये शक है कि हुकूमत और जो मेजर बिजनेस है, जो लार्ज बिजनेस है पाकिस्तान का, ये मिल के लोगों को, दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस वक्त हुकूमत ने ये फिगर 3.94 वाली स्टेट बैंक के सामने रखी, तो स्टेट बैंक ने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो आप गंदम की फसल की फिगर इसके अंदर डाल रहे हैं, वो हमारे ख्याल में एक्सैजरेटेड है, जिसके नतीजे में आपकी एक एक्सैजरेटेड फिगर सामने आ रही है। जब हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने ये वाली फिगर रखी, उनके अपने जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि जिसमें सरमायाकारी की फिगर आपने लगाई है वो बहुत एक्सैजरेटेड लगाई है, वो जिसके नतीजे में आप एक एक्सैजरेटेड फिगर सामने आ गई है। उसके बाद आप सोचिए कि हुकूमत खुद से ये बता रही है कि बिजली और गैस की खपत जो है वो तकरीबन 22% कम हुई है। तो फिर मैं सोच रहा था कि अगर बिजली और गैस की खपत कम हो गई है, तो ऐसी कौन सा कारोबार है, ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जो कि फल फूल रही है, लेकिन ना वो बिजली इस्तेमाल कर रही है, ना वो गैस इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, फिर देखिए, आपने बार बार जिक्र किया, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा रेलेवेंट है। मुझे जरा इंडस्ट्री की तरफ जाने दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा इंडस्ट्री की तरफ जाने दीजिए। आरिफ हबीब साहब, आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, 11,000 से ज़्यादा लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड का जो आपने ट्वीट किया, आपके ग्रुप ने किया या आपने किया, उसमें आपने कहा कि सीमेंट की सेल्स जो हैं वो 71%, ऑटोज़ की 67%, जो खाद है उसकी, फर्टिलाइज़र 56%, स्टील की सेल्स जो हैं 1%, केमिकल की 32%, फूड की 31%, और इस तरह से आपने ये ट्वीट किया, जो कि स्क्रीन पे इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा भी रहे हैं। लेकिन आपने डॉक्टर फारूक सलीम साहब को सुना, वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ इतना बढ़ रहा है इंडस्ट्री का, तो फिर बिजली और गैस की खपत में कैसे कमी हो गई? आई थिंक ये देखिए, सबसे पहले तो ये बहस जो है इस पे ख़त्म होनी चाहिए कि ये नंबर्स जो अभी दिए गए हैं वो प्रोविजनल नंबर्स दिए गए हैं,
और इस पे मुख्तलिफ जो है वो व्यूज़ हो सकते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट के व्यूज़ हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट के जो है वो व्यूज़ हो सकते हैं, और इस पे डेफिनेटली मीडिया जो है वो उसको बहस को जो है वो इनकरेज कर रहा है। लेकिन ये जो नंबर दिए गए हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो नंबर्स आपसे शेयर किए और आपने कहा कि आपने स्क्रीन पे दिखाए, ये तो नंबर रियलिस्टिक नंबर है ना। ये नंबर तो मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से एक्चुअल जो नंबर्स आते हैं उसको जो है वो शेयर किया गया है पब्लिक से। तो आई बिलीव कि जैसे कि ये पहले भी कहा गया कि एक्चुअली हम जो है वो पाकिस्तान में अगर कोई अच्छी खबर होती है तो अनफॉर्चुनेटली हम अच्छी खबर को सेलिब्रेट करने के बजाय उसके अंदर जो है वो शुकूक व शुबात जो है वो पैदा करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये नंबर्स जो है वो अभी प्रोविजनल नंबर्स हैं। इंशाअल्लाह मैं भी समझता हूँ कि जब ये फाइनल नंबर्स आएंगे और आपने हमारे जो कंपनी का रिसर्च पेपर है उसमें किया, तो बिल्कुल मैं जो है अकील साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये साल ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह आप 4.5% के लगभग जो है वो ग्रोथ के नंबर देखेंगे। तो उसमें इंडस्ट्री के नंबर्स तो जो है वो आते ही रहे, कई महीनों से आते रहे हैं, और उसमें जो है वो ग्रोथ जो है वो अभी इस महीने की जो पिछले महीने की जो है वो तो 20% के करीब जो है वो ग्रोथ हमने जो है वो देखी। फिर इसके बाद जो है वो हम एग्रीकल्चर की क्रॉप्स भी जो है वो हम देख रहे हैं कि कॉटन के अलावा बाकी सब में जो है वो बेहतरी है। फिर हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सर्विसेज है, सर्विसेज का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। तो उसमें जो ग्रोथ के नंबर आपने खुद जो है वो कोट किए कि जो है वो इंपोर्ट इतने % बढ़ी है और एक्सपोर्ट, तो ये भी सर्विसेज का जो है वो हिस्सा है। जो नंबर सबके सामने है, ये तो एवरी मंथ जो है वो आते हैं। तो मुझे मैं ये कहूंगा कि जहां तक कि हम मेरे साथ रहिए जरा, मुझे देखते हैं मोहित साहब, तो वो तो सब पॉजिटिव जो है वो नजर आते हैं। उनकी टॉप लाइन भी जो है उसमें भी ग्रोथ है और बॉटम लाइन में भी जो है आपकी तरफ वो ग्रोथ। इसी तरह जी बड़ा अच्छा आरिफ साहब, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। जरा मुझे इसमें एप्टमा को लेकर आने दीजिए। आदिल बशीर साहब, आपका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा आप चेयरमैन एप्टमा हैं, पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये बताइए कि जो एदादो शुमार कंपनीज के हमारे सामने आ रहे हैं एक्सपोर्ट सारे सेक्टर्स के, उसमें सीमेंट तो 71%, ऑटो 67%, फर्टिलाइजर 56% ग्रो करता नजर आता है, लेकिन हमें टेक्सटाइल से बहुत उम्मीदें थी। टेक्सटाइल हमें सिर्फ 23% ग्रो करता नजर आता है, जबकि इल्ज़ाम यह है कि पूरे मुल्क की जो मिनिस्ट्री फाइनेंस है, डिफरेंट रेगुलेशन है, वो सब टेक्सटाइल को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से डॉलर को कई दफ़ा ऊपर जाने दिया गया या उसको रखा जाता है एक सर्टेन जगह पे, रुपए को नीचे भी गिराया गया। तो माजी में क्या वजह है कि आप वो ग्रोथ नहीं आपका सेक्टर शो कर पा रहा टेक्सटाइल का, जो हमें बाकी जगहों पे नजर आई? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक्चुअली आप ये देखें कि एक्सपोर्ट सेक्टर कोविड की वजह से काफ़ी बैडली अफेक्ट हुआ था पिछले साल, बट हमें लकीली एक वी शेप क्या कहते हैं रिकवरी मिली है। मगर आप वी हैव टू गो बैक। पिछले 10 साल में टेक्सटाइल सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन की तरफ थी। तो जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो हमें बहुत ज़्यादा इशू था एनर्जी का, तो जिसमें गवर्नमेंट ने हमें गैस और बिजली के रेट इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्रोवाइड किए। और बेस्ड ऑन दैट जो हमारी क्लोज कैपेसिटी थी वो पिछले 1.5-2 साल में रिवाइव हुई है। एंड उसके बाद पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान ये सारी चीज़ें जो भी फर्दर एक्सपेंशन प्लान थी वो एक दफ़ा तो रुकी। एंड जब ये रिकवरी हमारी शुरू हुई जुलाई अगस्त में दोबारा से, तो गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स लेके आए जिसमें टर्फ आजकल हर जगह पूरी हर किस्म की इंडस्ट्री ने उसको इस्तेमाल किया है। तो आज जो हमारे पास नंबर्स हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तकरीबन जो स्टेट बैंक के नंबर्स हैं 60% जो कि BMR और न्यू इन्वेस्टमेंट जो हमारे ख्याल से अगले 6 से 8 महीने में ऑनलाइन आएगी, वो कोई तकरीबन $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अब ये $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, इससे हम जब ये ऑनलाइन आएगी तो तकरीबन इसमें 3 से 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। अगर हम इस साल की बात करें तो हम पहली दफ़ा
पिछले 10 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15.5 से 16 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। वो इंक्रीज़ है जी कोई तकरीबन $2.5 बिलियन की, डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट एवरीथिंग। एंड जो भी आपने इन्वेस्टमेंट होनी है, आप देखें ओवरनाइट आपकी एक्सपोर्ट या ओवरनाइट आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। किसी भी प्लांट को लगने में 1 साल का मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। एंड हमें जो गवर्नमेंट से है, आज हमारी शौकत तरीन साहब से मीटिंग हुई एंड इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मीटिंग, बिकॉज हमें चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को क्लैरिटी चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए जो कि अभी तक थोड़ी सी उसमें दिक्कत है। हमें एक आज टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल से उनके पास बनी हुई है, वी वांट उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो हम समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट अभी पोस्ट कोविड हुई है और टर्फ में हुई है तकरीबन $2.5 बिलियन की, वी वांट कि ये इन्वेस्टमेंट हर साल हो, और आज जो इंडस्ट्री है टेक ऑफ करने के पोजीशन में है टुडे। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है कि आपने तो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब का जिक्र किया। 2 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने एक चीज़ की तरफ इशारा किया, और कुछ और मिनिस्टर्स ने भी ये कहा मुझे यहाँ फेडरल कैबिनेट में, कि हमारी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो अभी तक बहुत सा फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस में है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट आप लोग नहीं लाए। बहुत सी कंपनीज आपकी प्राइवेट लिमिटेड हैं, वो पब्लिक लिमिटेड नहीं हो सकी हैं, और जिसकी वजह से वो मॉडर्नाइजेशन, वो इनोवेटिवनेस और वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसके अंदर। उस पर क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, हिस्टोरिकली पाकिस्तान में आप टेक्सटाइल की बात ना करें, आप बाकी सेक्टर्स भी देख लें, लार्ज कंपनीज, आप सीमेंट देख लें, आप स्टील देख लें, वो भी कंपनियां फैमिली ओरिएंटेड है, तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू टेक्सटाइल्स ओनली। सो मेरे ख्याल से ये तासुर गलत है कि सिर्फ टेक्सटाइल्स कंपनीज फैमिली ओरिएंटेड है। और आपको एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है। आज अगर आप पाकिस्तान के टॉप 100 एक्सपोर्टर्स को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि नंबर 1 एक्सपोर्टर, और पूरे 100 में से मेजॉरिटी, आई वुड से 70-80% विल बी फ्रॉम टेक्सटाइल्स। अगर कोई और बिजनेस हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल ऑपरेट होता है तो वो भी इस लिस्ट में आना चाहिए। So I think this is a misconception, and that is not the reason why one can actually. Interesting point है, interesting point है। आदिल बशीर साहब, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब को दोबारा लेकर आते हैं इस डिस्कशन में आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जो वक्फे से पहले बात हो रही थी कि किस तरह पाकिस्तान का जो मेन बिजनेस ग्रुप्स हैं उनमें वो कंपेटिटिवनेस नहीं है। शायद उसकी वजह है कि फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेसेस हैं, उनके अंदर पब्लिक, उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट नहीं होती है। इस पर चूंकि आपका ये सब्जेक्ट बनता है, आरिफ हबीब साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्योंकि ये शौकत तरीन साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, एक और भी मिनिस्टर मुझे हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंस से रहा है, उन्होंने भी कहा, टॉप सिविल सर्वेंट भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो बिजनेस ग्रुप्स हैं इनको अब पब्लिक लिमिटेड ग्रुप बनने की जरूरत है, जिसमें प्रोफेशनल सीईओज हों और जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो इन्वेस्टर्स हों इनको अमेरिका की तरह। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आई थिंक ये जिस तरह आपने कहा, ये कोई इसमें बुराई नहीं है कि फैमिली ऑन बिजनेसेस हों। दुनिया भर में जो है वो फैमिली ऑन बिजनेसेस होते हैं, और अब तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फैमिलीज भी जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो हायर करती हैं। आप ये देखें कि जितने भी हम और हमारे पार्टनर्स हैं वो सबके यहाँ सीईओज जो है वो प्रोफेशनल सीईओज हैं। पूरी टीम जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स की टीम जो है वो रहती है। तो पाकिस्तान में अब काफ़ी बेहतरी, और इवन फैमिलीज में भी आप देखें तो उनके यंग बच्चे बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत कॉम्पिटेंट जो है वो उनकी फैमिली मेंबर्स में भी जो अगर मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो होंगे। लेकिन एज ए होल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये एफर्ट करनी चाहिए कि अपने यहाँ जो है और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म को जो है वो प्रमोट करें, और उसमें तमाम एरियाज़ में। आई थिंक उससे ज़्यादा फैमिली से ज़्यादा तो गवर्नमेंट के हालात बहुत बुरे हैं। गवर्नमेंट के इतने जो कंपनीज़ हैं उनमें आप ये देखें कि कितना वो डिज़ास्टर कर रहे हैं, और इन डिज़ास्टर को जो है ख़त्म करने के लिए इन सबको प्राइवेटाइज करें और जो है वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करें, तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। तो आई थिंक अभी टेक्सटाइल में भी हम ये देखते हैं कि उनकी जो फैमिली ऑन है बट उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है वो बढ़ रहा है। हाँ नहीं, वो तो एक्सप्लेन किया आदिल बशीर साहब ने। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो है कि भाई गवर्नमेंट का असल मसला है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। गवर्नमेंट में ये क्लियरली कहा जा रहा है इस्लामाबाद में कि प्राइवेट सेक्टर हमारा इनोवेटिव नहीं है, वो उस तरह से मॉडर्निटी को समझ नहीं पा रहा। इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है?
देखिए, मेरा ज़ाती तजुर्बा जो रहा है, तो मेन बोझ है हमारी रियासत के ऊपर, वो हुकूमत खुद से है और हुकूमत के अपने अखराजात। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो निहायत कंपैरेटिव सेक्टर है। अगर उसको हम इनपुट कॉस्ट जो है वो बाकी दुनिया, हमारे जो रीजन में ममालिक हैं, अगर बिजली की कीमत, अगर गैस की कीमत, अगर टैक्सेस का बोझ उनके बराबर कर दें तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो रीजन में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से किसी के साथ भी कम्पीट कर सकता है। लेकिन वो पहले वाली जो बहस हो रही थी डॉक्टर साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो बातें अगर आप इजाज़त दें मैं उसमें ऐड कर दूं। देखिए, हुकूमती दावे बेशुमार आ रहे हैं। आपने बार बार जो है स्टॉक एक्सचेंज का भी जिक्र किया, आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र किया। इन दोनों चीजों का पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसका कतन उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनमें से 7 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे थे आज से 3 साल पहले, तकरीबन 30% आबादी। आज तकरीबन 40 से 41% आबादी ऐसी है जो शरह गुर्बत से गिर गई है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, ये जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही है, इसका इवेंचुअल एम क्या है? इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव किसी भी रियासत का ये है कि हमने अपने गुर्बत अपने मुल्क से दूर करनी है। देखिए, जो 2 चीजें हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता, जो आम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ 2 चीजें हैं। वो पहली चीज महंगाई है और वो दूसरी चीज उनकी तनख्वाहें हैं या जो वेजेस है। ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और वेजेस एक्चुअली जो पिछले 60-65 सालों में कोई पीरियड ऐसा नहीं था जिसमें गिरी हो, पिछले 3 सालों से मुसलसल गिर रही है। अब एज ए मुल्क हमने ये सोचना है कि हमें किस किस्म की ग्रोथ चाहिए। एक कहलाती है प्रॉफिट लेड ग्रोथ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जो ऑलरेडी अरबपति कंपनीज हैं, जिनके नुमाइंदे कुछ इस वक्त हमारे साथ बैठे भी हैं, क्या हमने उनको और अमीर करना है? दूसरी ग्रोथ कहलाती है वेज लेड ग्रोथ, यानी कि जो तनख्वाहें हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, उनको हमने बढ़ाना है और उसके थ्रू ग्रोथ लेना है। अभी जितनी आप बहस बता रहे हैं कि सीमेंट की सेल्स बढ़ गई हैं, ऑटो की सेल्स बढ़ गई हैं, ये यकीनन बढ़ गई हैं, ये सब सही फिगर्स हैं। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं प्रॉफिट लेड ग्रोथ में। वो चंद हल्के जो हैं, जैसे अभी एक पाइट की स्टडी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 60 से 70% स्टॉक एक्सचेंज में वो सिर्फ 33 फैमिलियों के हैं। तकरीबन 2.5 लाख टोटल में पाकिस्तानी की उनके पास। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जरा स्टॉक एक्सचेंज को आने दीजिए। बहुत बहुत भरपूर आपका मौकफ है। जरा इसमें अकील करीम देदी साहब को आने दीजिए। अकील करीम देदी साहब, कल मैंने जब प्रोग्राम खत्म किया तो मैंने इसी तरह आरिफ हबीब ग्रुप के आदाद शुमार जो मैंने दिखाए तो किसी ने मुझे रोक के कहा, उसने मुझे कहा कि देखें जो जिंदा चिकन है वो इस वक्त तकरीबन 300 रुपये 290 रुपये पर किलो है। गोश्त तो 1200-1300 1400, मटन जो है वो 1300-1400 का इस्लामाबाद में मिलता है। आप मोहित भाई, आप कम बोले, हमें ज्यादा बोलने दे भाई। इसका जवाब तो इसका दे देना, जो आम आदमी है उसको आपकी अरबपति आप लोग हैं, आपकी ग्रोथ का क्या फायदा हो रहा है? अभी आपको इसका अच्छा जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब सिर्फ ये पूछे कि आप महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं या वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन के नंबर उठा के देखें भाई, पूरी दुनिया में सॉफ्ट कमोडिटी और हार्ड कमोडिटी की प्राइस कितनी बढ़ गई है, फ्रेट रेट कितना बढ़ा है। ये कोविड की वजह से, बैकलॉग की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। इससे पाकिस्तान तो कुछ भी मुतासिर नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो आप महंगाई समझो ना होने के बराबर में। अच्छा, अगर आप कहीं जाके दूसरे मुल्कों से सिर्फ पूछे तो सही, अमेरिका जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन के नंबर 2% पे चले गए, 0% इन्फ्लेशन थी उधर 2% पे चली गई इन्फ्लेशन। ये बातें पूरी दुनिया की है भाई। सप्लाई का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है। और पाकिस्तान में लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है। अगर बाइंग पावर ना बढ़ा होता तो आप ये तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियां आप नहीं बेच पाते। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हुई है, लोगों की डिमांड टेक्सटाइल में, हाउसिंग में निकली हुई है। सीमेंट की अगर सेल बढ़ी है तो वहां भी लोग काम करते हैं। इसमें अगर आप ये कहते हैं रिस्पॉन्स ले लें डॉक्टर फारूक सलीम साहब का एक रद्द-ए-अमल। भाई मेरा सुन तो लो, एग्रीकल्चर सेक्टर 2.8% ग्रो किया है। आपने देखा है एग्रीकल्चर इसको क्रॉप की साइज क्या मिली है? शुगर के 300 रुपए में बिका है उनका, वीट 50 रुपए में उनकी बिकी है, राइस उनका महंगा बिका है, आपका ये कौन इनका 1800 रुपए मन बिक रहा है। ये कभी सोचा था पाकिस्तान में किसी ने?
हाँ। और ये क्रॉप किनकी है? ये उन गरीब लोगों की है, ये किसान है, हाड़ी है, पैसे तो ये कमा रहे हैं। हाँ। आप अच्छा। कह रहे हो 33 खानदान पे मुल्क चल रहा है, अभी तक आप सोए हुए हो, आप जागो। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इस पे जरा क्विक आपका रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और उन्होंने खासे अदाद शुमार दिखाए, बताएं। देखिए, लोगों को रोजगार मिलता है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, पैसे लोग कमाते हैं, उनका बाइंग पावर बढ़ता है, ये इकोनॉमी होती है। तो ये इकोनॉमी होती है कि आप पहले बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर भाग के आ जाता है महंगाई। हाँ जी, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, क्विक रिस्पॉन्स। डॉक्टर फरूख सलीम। डॉक्टर साहब, कभी भी छुपाई नहीं जा सकते। आप महंगाई की फिगर्स इस खित्ते की पूरी दुनिया की कंपेयर कर लें, इस खित्ते में पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है वो सबसे ज्यादा है। और पाकिस्तान की अपनी तारीख की आप महंगाई देख लीजिए, 3 सालों में जो 35 रुपए का किलो आटा था 3 साल पहले, वो आज 75 रुपए है, यानी कि तकरीबन 100% इजाफा है आटे की कीमत के अंदर। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको 3 साल का कोई भी दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। आपको दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। चीनी की कीमत 55 से गई है, 100 से ज्यादा बढ़ गई है, 3 सालों में 100% इजाफा है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको 3 साल का कोई दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ी हो। आप इस खित्ते में आपको कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो सिर्फ 3 सालों के अंदर। 3 साल पहले आपके घर में, आपके स्टूडियो में, मेरे घर में जो हम बिजली खरीदते थे वो 10 से 11 रुपए यूनिट आती थी, आज ये 23 से 24 रुपए यूनिट है। पाकिस्तान की तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। इस खित्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। और ये उस वक्त हुआ है जब हम सबकी आमदन गिरी है। ठीक है, हाँ। अच्छा सर, वेजेस पे मुझे आने दीजिए। आदिल बशीर साहब, आपकी एप्टमा के एक प्रोमिनेंट, मेरी पहले बात, इसका मुझे जवाब तो देने दो भाई। आटा अभी तक आदिल बशीर साहब इस हिस्से में बोल नहीं सके। मैं अगला भी पार्ट है, मैं सिर्फ आदिल बशीर साहब से थोड़ा सा ले लूँ। आदिल बशीर साहब, एप्टमा के एक बड़े प्रोमिनेंट मेंबर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने एक मेरे ख्याल है प्रेस रिलीज इशू की, स्टोरी लिखी थी, इसको मैंने ट्वीट किया कि भाई तनख्वाह जो है वो कम से कम 17 से 21,000 रुपये या 22,000 रुपये हो जानी चाहिए। लेकिन उस पर बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ बाकी इंडस्ट्री की तरफ से। आप नहीं समझते कि शायद जो बेसिक वेज है उसको बढ़ा देना चाहिए? जी, हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हमारा व्यू है, बिल्कुल तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बिकॉज हमने तनख्वाह को, बिकॉज हम एक्सपोर्ट सेक्टर में अगर देखें तो हमारी जो रेवेन्यू है डॉलर डिनोमिनेटेड है, एंड वेयर एज हमारी जो वर्कर की मिनिमम वेज है वो पिछले 2 सालों से नहीं बढ़ी। तो डेफिनेटली इसको रैशनलाइज होना चाहिए। एंड ऐसे ही जैसे डॉक्टर फ़ारूक साहब बात कर रहे थे कि ये हमारे यहाँ आटा चीनी महंगा हो गया है, तो वो बिल्कुल हमें सप्लाई साइड देखनी चाहिए। एंड दूसरा, डॉलर टर्म्स में भी देखना चाहिए कि डॉलर में आटा कितने का था, चीनी कितने की थी, बिकॉज उसमें एक्चुअल इंक्रीज के साथ आपका डॉलर का रुपी डिप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट है। तो सैलरीज बिल्कुल बढ़नी चाहिए, उसको आई थिंक सारे फेडरेशन, एप्टमा, बाकी इंडस्ट्रीज के साथ गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और जो भी सस्टेनेबल है फॉर द इंडस्ट्री उतनी इंक्रीज होनी चाहिए। ये हमारा कम से कम टेक्सटाइल सेक्टर का ये व्यू है। ये तो बड़ी आपने मुस्बत और पॉजिटिव बात की आदिल बशीर साहब एज चेयरमैन एप्टमा, लेकिन क्या एप्टमा के बाकी सारे मेंबरान जो हैं आपकी और गौहर एजाज की इस सजेशन को सपोर्ट करेंगे कि 17,000 की बजाय 21,000 हो जाए मिनिमम सैलरी? डॉक्टर साहब, 21,000 इज नॉट, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आदिल बशीर साहब, अपना रिस्पांस होल्ड कीजिए, हम ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से बात को आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब आदिल बशीर साहब से। आदिल बशीर साहब, आपसे मेरा सवाल ये था कि आप कहते हैं कि मिनिमम वेज को जो 17,000 पे है उसको बढ़ना चाहिए, चूंकि आपकी इंडस्ट्री डॉलर डिनोमिनेटेड है। आप इस चीज़ को समझते भी हैं कि रियल टर्म्स में वेज में शायद इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या एप्टमा के बाकी मेंबरान या इंडस्ट्री इससे एग्री कर पाएगी?
जी प्रीवियसली भी डॉक्टर साहब काफ़ी जब भी मिनिमम वेज बढ़ाई जाती है वो आपकी फेडरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट से हर सेक्टर से राय ली जाती है और अकॉर्डिंगली गिवन द इन्फ्लेशन एंड बाकी जो ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए भी बढ़ाई जाती है। तो इसमें मानने और ना मानने वाली बात नहीं है। आई थिंक जो एक सस्टेनेबल इंक्रीज़ है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको इंश्योर करना है कि क्योंकि मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि आप गवर्नमेंट उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे इंश्योर करेगी कि मिनिमम वेज वर्कर को या एक हाउस होल्ड एम्प्लॉय को मिल रही है कि नहीं मिल रही। आई थिंक दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंडस्ट्री में तो सारी आपका कॉर्पोरेट सेक्टर आपके सारे रजिस्टर्ड है यूओबीआई में, सोशल सिक्योरिटी में, वो तो आप इंश्योर कर लेंगे, बट दैट इज़ नॉट द मेन लेबर फोर्स जो दुकान पे काम कर रहा है, किसी स्टोर में काम कर रहा है, कोई दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो आपने ये, और जितनी महंगाई की बात हो रही है तो वी नीड टू हैव अ सस्टेनेबल जिसमें आपका वर्कर एक कंफर्टेबल तरीके से अपना घर 3 वक्त की रोटी अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज बिजनेसमैन दैट वी शुड इंश्योर कि ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करें। अच्छा, मेरे साथ रहिए। अकील करीम भाई साहब, आप पे 2 इल्ज़ाम है। एक तो आप पे ये कि आप हमेशा जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव साइड देखते हैं। यार मेरे भाई, आप मोइज भाई सवाल मेरे से जवाब देने थे, मेरा जवाब आपने पूरा सुना नहीं था। पहली बात, 70 रुपए आटा पाकिस्तान में कहाँ बिकता है ये मुझे पता करके देते आप, और ये 35 रुपए आटा बिकता कब था ये मुझे मालूम करके बता दे। भाई 35 रुपए तो व्हीट की प्राइस नहीं है, तो आटे की कहाँ से हो गई? देखें, 42 रुपए से लेके 45 रुपए आटे की प्राइस थी। आज भी आटा पंजाब में आपको 550 रुपए में 10 किलो मिल रहा है, 55 रुपए में आज भी मिल रहा है। आज भी रोटी तंदूर की 11 और 12 रुपये के दरमियान है। आपको मैं ये बता दूं, जो इन्होंने चैलेंज किया था ना कि दुनिया में नहीं बढ़ा, $160 की व्हीट $320 भी 100% इंक्रीज हुई है। और अगर ये बात गलत है तो मैं जिम्मेदार हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, खुदा के लिए जब अल्फाज बोलते हो तो मुंह से सच तो बोलो। आपको बुराई करनी है, करे, आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन कम से कम आप फिगर अच्छे लेके आए। आपके पास फिगर होने चाहिए। आप टीवी पे बैठ के ये जो फिगर दे रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है मोहित भाई कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सवाल ना किया करें। आपने उठा के 70 रुपये आटा हो गया, हाँ ठीक है, फलाना हो गया, चीनी 55 रुपए, ठीक, अब ये भी तो मालूम। मैंने तो कहाँ कहा, मैंने कहा चीनी 120। आप लोग खाली जाली फिगर लेके आप यस बोल देते हो। यार ये किसने कहा है भैया? आपको समझ नहीं है तो ना करो प्रोग्राम आप। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ चीनी कितनी बनी है। चीनी तो 110 की है, चीनी 110 की, और आटा मेरे ख्याल है मैंने कल रात को चेक किया 70 रुपए। लेकिन आप 15 किलो जो है वो 1000 रुपए कुछ का मिल रहा है, तो ये तकरीबन 70 रुपए कुछ का बन जाएगा ना। मैंने कल रात को चेक किया है। हेलो जी, मेरा ख्याल है फिर कोई लाइन को कुछ हो गया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इस पे क्या रद्द-ए-अमल आपका? देखिए, अकील करीम साहब की लाइन को कोई उसमें प्रॉब्लम हुआ है। मर्द और औरत तकरीबन 25 किलो चीनी सालाना इस्तेमाल करते हैं। आज से 3 साल पहले सारा पाकिस्तान मिलके तकरीबन 300 अरब रुपए की चीनी खरीदता था। नहीं, वो कह रहे हैं, अकील करीम तो ये कह रहे हैं कि आटा 75-70 का नहीं है। वैसे मेरा ये ख्याल है, मैंने कल रात को चेक किया था कि 1000 से ज्यादा का है 15 किलो का जो है, लेकिन उस हिसाब से तो 70 रुपए से ज्यादा बन रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 55 रुपए बनता है पंजाब में आटा। आपके क्या आजाद शुमार? आप चेक कर लो ना भाई, चेक कर लो ना, इसमें क्या है? मेरा फिगर गलत हो तो मुझे को यार अकील भाई, आप तो टीवी पे आके इतनी गलत बात कहती। ओ भाई, आप चक्की का आटा खाते हो, यहाँ लोग व्हाइट आटा खाते हैं, वो तंदूर बनती है उससे, वो 12 रुपए में क्यों मिल रही है अगर आटा महंगा हुआ है तो? भाई मुझे भी तो समझाओ ना, ये क्या है यार? ऐसे ही फिगर आंख बंद करके आप दे देते हो। आपने पूछा है कभी इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट की प्राइस क्या है? वो मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है कि जो 20 kg है वो कितने का है जी? प्रोड्यूसर साहब क्या बता रहे हैं? 1450, 1350, 1450 है 20 kg का। ये तो तकरीब रावलपिंडी में ये 70 के करीब ही बनेगा अकील भाई। आपके प्रोड्यूसर को आप छोड़ दो, आप जाके चेक कर लो ना। मैं जब आपको बात कह रहा हूं तो आप चेक कर लो। अच्छा ठीक, 2 मिनट लगेगा ना। आप पंजाब में पूछ लो ना भाई, 10 किलो का क्या रेट है, 20 किलो का क्या रेट है, पता चल जाएगा क्या रेट है। तंदूर पे जाके रोटी चेक कर लो यार,
अच्छा नहीं, वो तो काम है यार। अकील के देख साहब, अब हजारों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हर घर में और वो सारे ही आटा खाते हैं। ये तो आटे वाली सिविलाइजेशन है, वो मेरे भाई, मैं ये व्हीट सिविलाइजेशन है, ये चावल तो खाते नहीं। हमने उठा के एक मुझे कोई ये समझा दे कि चीनी अगर वो बेचारा 250 रुपए में गन्ना लेगा और 300 में लेगा तो क्या चीनी 70 रुपए में वो बेचेगा? मुझे बता दो। 90, 92, 93 रुपए रेट होता है एक्स बिल प्राइस, उसके ऊपर 17% तो गवर्नमेंट सेल टैक्स ले रही है। अगर वो निकाल दो तो प्राइस क्या आ गई? हाँ सही है, नहीं ये बात आपकी सही है कि हुकूमत उस पर टैक्स ले रही है। जनाब डॉक्टर फारूक से देते हैं, हमारे उन जाली फिगरों से बेचारे लोग मारे जाते हैं, कारोबारी लोग परेशान होते हैं। हमें थोड़ा सा अभी आप जाएं, आके चेक करें पंजाब में जो 20 केजी के आटे की प्राइस चेक कर ले, पता चल जाएगा। गवर्नमेंट ने पंजाब में 45 रुपये फिक्स की हुई है व्हीट की प्राइस, सिंध वालों ने 50 रुपये फिक्स की हुई है। सिंध में थोड़ा आटा महंगा है, पंजाब में सस्ता है। ठीक है भाई, आप ये देखें कि ये पैसा जा किसको रहा है? ठीक है, का पैसा नहीं ये सही है पॉइंट, मुझे जरा इसको लाने देना डिस्कशन में। 3 लोग हैं बेचारे। ठीक है अगर डॉक्टर, और ये देखें कि ऊपर से दूसरी देखें कि उनको गवर्नमेंट ने यूरिया की प्राइस सस्ती करवाई है। ठीक है, अब गवर्नमेंट अपने तौर पे अच्छे डिसीजन ले रही है, हम ना माने वो दूसरी बात। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इसमें एक और भी कैच है। वो कैच ये है कि जब व्हीट महंगा होता है, गंदम महंगी होती है, तो किसान को ज्यादा पैसे मिलते हैं और कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर है घर में, उसको ज्यादा आटा महंगा मिलता है। इस पर क्या आपका रिएक्शन और रद्द-ए-अमल? डॉक्टर साहब, पिछले 3 सालों में 1000 अरब रुपए का टीका लगा है आटे की कीमत में। जिसकी जेब से ये 1000 रुपया निकला है वो रो रहा है, जिसकी जेब में गया है वो बड़ा खुश है। 300 अरब रुपए का टीका लगा है चीनी की मद में, जिसकी जेब से निकला है वो आज रो रहा है और जिसकी जेब में गया है वो आज बड़ा खुश है। इसी तरह बिजली की मद में हुकूमत ने खुद कहा है कि टीका लगा है 5000 अरब रुपए का। आपको और मुझे टीका लगा है, आपकी मेरी जेब से निकला है, जिसकी जेब में गया है वो आज बड़ा खुश है। अद्वियात की मद में 500% इजाफा हुआ है। जिसकी जेब में पैसा गया है वो आपके सामने बड़े खुश हैं, जिसकी जेब से निकला है वो रो रहा है। यहाँ पे इस वक्त 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आटा खरीद के अपने खानदान का पेट नहीं भर पा रहे हैं। मामला वेजेस का है, मामला महंगाई का है। 70 से 80% आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जो अपनी 70 से 80% आमदन खुराक पे खर्च करती है। ठीक है। अच्छा आरिफ हबीब साहब, मैं थोड़ा सा इससे निकलना चाहता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो एदाद शुमार आपके ग्रुप ने भी पब्लिश किए हैं उसमें हम सबसे ऊपर देखते हैं सीमेंट को और उसके बाद हम देखते हैं स्टील को। दोनों का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। कंस्ट्रक्शन में हमें बूम नजर आ रही है नंगी आंखों से, हमें कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन इसमें आर्गुमेंट यह है कि चूंकि हुकूमत ने एक एमनेस्टी स्कीम दे रखी है जो 30 जून को खत्म हो रही है, आप समझते हैं जो कंस्ट्रक्शन बूम है, जो कंजम्पशन है सीमेंट की और स्टील की, ये जारी रह सकेगी 30 जून के बाद जब एमनेस्टी स्कीम खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, आई थिंक ये जारी रह सकेगी। मुझे सब मैं समझता हूँ कि जो एमनेस्टी स्कीम जो है उसका इतना बड़ा जो है वो रोल नहीं है। इसमें ज़्यादा जो रोल है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी का है और जी हाँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो है ना वो ट्रेडिशनली तमाम अपने घर जो है वो इक्विटी से बाय करते हैं, अपने पैसे से जो है वो जमा करके करना, पैसे इंस्टॉलमेंट में खरीदना और सारे के सारे 100% इक्विटी से अपनी बचत से घर बनाया हमारे माँ बाप ने। आप 20% हाँ जी, तो 20% आप दे दें, 80% 20 साल का जो है वो आपको लोन मिले और ख़ास तौर पे छोटे लोगों के लिए जो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर जो है वो ये अवेलेबिलिटी। और ये अवेलेबिलिटी जैसा कि आपको पता है स्टेट बैंक ने जो है ये कंडीशन लगाई है बैंकों के अपने वो लोन पोर्टफोलियो का 5% जो है वो ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब 380 बिलियन रुपीस जो है वो ये अवेलेबल होंगे और उसमें ज़्यादा जो फोकस है वो यही है कि अप टू 10 मिलियन रुपीस के जो घर हैं, जिसमें जो 35 लाख रुपए के घर के लिए जो है वो 3 लाख की सब्सिडी भी है और इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी है। फिर 60 लाख वाले के लिए जो है वो 5 और 7% है और 1 करोड़ रुपए तक के लिए जो है 9% पे जो है वो ये मॉर्गेज। तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। फिर दूसरा जो उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम किया है उससे जो है वो जो डेवलपर्स हैं वो
वो ज़्यादा जो है वो फोर्थ कमिंग है और वो ज़्यादा एक्टिवली जो है इसमें काम करेंगे। और आपको पता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा घरों की जो है ऑलरेडी शॉर्टेज है और हर साल जो है वो 2 लाख शॉर्टेज जो है वो ऐड होती है। तो उसमें पाकिस्तान में जो है वो घरों की नीड भी है और फिर ये है कि ये इसकी डेवलपर फाइनेंसिंग और फिर मॉर्गेज फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल है। और फिर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो एमनेस्टी जो है वो एंड बायर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये अपना घर ले रहे होते हैं वो भाई बहन बाप बेटे सब मिल के अपनी सेविंग्स जो है वो करें तो उनके बाद वेल्थ रिकन्सिलिएशन नहीं होती है। तो उस पर जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक जो पहला घर ले रहा हो उनको 4-5 करोड़ रुपए तक की जो घर खरीदने पर जो है वेल्थ रिकन्सिलिएशन या सोर्स उनसे न पूछा जाए। तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूसली आपके मुल्क के अंदर डिमांड क्रिएट करेंगी और इससे फिर ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगी। अच्छा, जरा रोके यहाँ पे मुझे आदिल बशीर साहब को। आदिल बशीर साहब, इस वक्त आप भी मेरे साथ हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन है उसके आप चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट के आदिल अकील करीम दैदी साहब भी हैं, आरिफ हबीब भी हैं, पॉलिटिकल इकॉनमी के एक्सपर्ट भी हैं। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को मजीद नीचे लाया जा सके? इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है इस वक्त काइबोर 7% है और हाउसिंग में वो काइबोर +3 या 4% पे मिल रहा है, इसको मजीद नीचे नहीं लाया जा सकता? और क्यों नहीं लाया जा सकता? क्या इसके रास्ते में रुकावट? देखिए, कोर इन्फ्लेशन जो फूड इन्फ्लेशन है उसको हमें डीलिंक करना पड़ेगा विद दी इंटरेस्ट रेट या काइबोर से, बिकॉज आप जब इंडस्ट्री बोरो करती है या कंज्यूमर फाइनेंसिंग की मैं बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जब वो बोरो करती है, एक्सपैंड करती है या अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है तो उससे इन्फ्लेशन नहीं होती। तो हमें एक पॉलिसी लानी पड़ेगी जिसमें हमें इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्री एक सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी इनकरेज करना है ताकि लोकल इंडस्ट्री लगे, और एक्सपोर्ट को तो डेफिनेटली हमें फुली सपोर्ट करना है। अगर हम जैसे टर्फ का पहले एग्जांपल दिया मैंने या बात हुई, तो उसमें देखें आपने कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई है टेक्सटाइल में भी और बाकी सेक्टर्स में भी। तो हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए और ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी इन्वेस्टमेंट जा रही है, उससे कोई इन्फ्लेशन का ताल्लुक नहीं है। तो हमें इनकरेज करना चाहिए कि और सनत लगे इस मुल्क में, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी। और जैसे ये $2.5-3 बिलियन की जब इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अगले साल आएगी तो हम वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हम 15.5-16 बिलियन इंशाल्लाह इस साल क्लोज करेंगे, तो दे कैन इजीली अटेन 18-19 बिलियन डॉलर्स। तो हम तो टारगेट्स ये रियलिस्टिक टारगेट्स आपको बता रहे हैं कि 18 से 19 बिलियन डॉलर हम अगले साल अचीव कर पाएंगे, बिकॉज हमारी जो सारी कैपेसिटी ऑनलाइन आनी है उसको 6 महीने तकरीबन लगेंगे। तो डिस्पाइट कि हमारी फुल कैपेसिटी ऑनलाइन नहीं आएगी, तो हम 18-19 बिलियन डॉलर इंशाल्लाह अगले साल अटेन करेंगे। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट वक्त मेरा खत्म हो गया। आदिल बशीर साहब का, आरिफ हबीब साहब का, अकील करीम दैदी साहब का और इसी तरह डॉक्टर फारूक सलीम साहब का बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन आपने देखी, थोड़ी तेज़ो-तुंद भी थी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन आपने देखी। फैसला आपका इस तमाम डिस्कशन के हवाले से। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।